देवास विधायक गायत्री राजे पवार द्वारा पत्रकारों से देवास के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करती, मेरा काम ही बोलता है। जो भी मैंने वादे किए वो अब तक पूरे किए हैं। देवास विधायक गायत्री राजे पवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से देवास के मुद्दे, राशन, बिजली बिल माफी, डॉक्टरों की मनमानी वसूली, बावड़िया शमशान सहित वीडियो जारी करने वाली राजनीति के संबंध में बातचीत की गई। सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। विधायक राजे ने बताया कि तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है। जल्द ही 10 बेड का आईसीयू देवास में बनने जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो वॉर को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैं वीडियो का जवाब दूं इसके बजाय मैं काम करूं। मैं अपने काम से ही जवाब देती हूं। जहाँ पे पेशेंट है, तो जहाँ पे कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा विस्तृत किया है, उसको 40% बढ़ाकर ऑलमोस्ट उसका पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उस लेवल का कर दिया जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर एक मरीज से लेता है, उतना देना सुनिश्चित किया ताकि डॉक्टर्स को भी नुकसान नहीं हो और डॉक्टर्स भी आनाकानी ना करें आयुष्मान कार्ड के लोगों को लेने के लिए। और जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है उसका पूरा परिवार इस कार्ड का उपयोग ले सकता है, ये बात भी सुनिश्चित की गई। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल परसों अनुग्रह राशि के बारे में ऐलान किया है। 1 मार्च के बाद जिस भी व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु हुई है उसे 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निश्चय किया है सरकार की तरफ से। ये हर उस परिवार को मिलेगी जहां पे किसी की मृत्यु हुई है। ऐसे ही उन परिवारों को जो भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं उन्हें 5 महीने का राशन, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, उस हिसाब से पूरे परिवार का कैलकुलेट होगा 1 महीने का, और उस 1 महीने के बाद 5 महीने का उनको 2 महीने का केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है और 3 महीने का राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। अभी हम 3 महीने का दे रहे हैं जो राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। एक और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है, वो ये है कि ऐसे जो मासूम बच्चे जिनके माता पिता दोनों कोविड महामारी में शांत हुए हैं उनको 5,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। तब तक दी जाएगी जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते हैं, बालिग नहीं हो जाते हैं अपना भरण पोषण करने के लिए। तो ये कुछ कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं। पात्रता पर्चियां 24 कैटेगरीज के उन लोगों की बनाई जा रही हैं जिन लोगों को पहले पात्रता नहीं थी। पहले केवल राशन कार्ड थे और कुछ लोग पात्र थे इस फ्री अनाज लेने के लिए। तो ये 3 महीने का अनाज और अस्थायी रूप से 24 कैटेगरी के लोगों को मिल सके। कुर्सियां दे दो इधर। ऐसे 24 कैटेगरी के लोगों को मिल सके, जैसे घरेलू कामकाजी महिला है, हम्माल है, ठेले वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, बस रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, फेरी वाले हैं। तो इन सबको इंक्लूड किया गया है। उस अस्थायी पात्रता पर्ची इन लोगों के लिए बनेगी। और हमारी हर वार्ड में एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई है, हर वार्ड में, शहर में और हर गांव में बनाई गई है। ये 5 से 7 लोग देख रहे हैं कि ये कोविड की जो अभी लहर आई थी उसमें इन आयुष के डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। केवल उन्हीं को नहीं, पूरे मेडिकल स्टाफ, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपने समय सीमा से बढ़कर उन लोगों ने काम किया है, कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़कर काम किया है। उन सभी को बहुत बहुत सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बहुत ही अहम मुद्दा जो है वो ब्लैक फंगस का है। आप जानते हैं ये नई जो बीमारी आई है, तो इस ब्लैक फंगस के लिए जो सरकार ने डिसीजन लिए हैं कि इसका ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ही होगा।
कोई भी कहीं पे भी भर्ती होकर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी सबको नहीं है, सब डॉक्टर्स अभी ट्रेंड नहीं है। तो अभी शुरुआत में मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती होकर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए एक वार्ड अमलतास में तैयार किया गया है, डॉक्टर्स की प्रशिक्षण भी चल रहा है। इस वीसी में मैंने ही मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि एक कुछ वीसी के द्वारा या कोई जैसा भी व्यवस्था जम पाए, प्राइवेट डॉक्टर्स को, सरकारी डॉक्टर्स को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए कि ये ब्लैक फंगस है क्या और इसको हमें चिन्हित कैसे करना है, और इसको अगर हमें दिखता है कि ये ब्लैक फंगस की शुरुआत है तो उसका शुरुआती इलाज क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे संभालना है और कब इसे कहाँ रेफर करना है। तो ये प्रशिक्षण भी बहुत जल्दी डॉक्टर्स को मिलने वाला है ताकि इसकी रोकथाम हम लोग कर सकें। कहीं ना कहीं इसके इंजेक्शंस को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। अब सुनने में जो मैं समझ पा रही हूँ उसका ये है कि ये इंजेक्शन तभी काम आता है जब ब्लैक फंगस का ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के द्वारा फंगस को निकाल दिया जाता है और फिर ये इंजेक्शन दो तो मरीज के ऊपर वो लाभगर रहता है। पर इसके नियम तो कोई नहीं जानता है, तो ये इंजेक्शन सरकार उपलब्ध कराएगी केवल हॉस्पिटल्स में। ये ऑफ द काउंटर या कोई दुकानों में या किसी के हाथ में नहीं मिलेंगे। ये डायरेक्ट उन मेडिकल कॉलेजेस को आवंटित होंगे जहां पे पेशेंट्स हैं। तो जहां पे भी पेशेंट्स भर्ती हैं वहीं उनको जरूरत के हिसाब से ये इंजेक्शन मिलेंगे। मैं मानती हूँ अभी थोड़ी कमी चल रही है उनकी, क्योंकि इसके लिए हमारा देश प्रदेश तैयार नहीं था, मालूम नहीं था ये फंगस क्या है, किसकी है, इसको किसी को मालूम भी नहीं है कि अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए इसके बाद एक माननीय मुख्यमंत्री जी की खासी चिंता थी कि पोस्ट कोविड केयर के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स कोविड से तो ठीक हो जाते हैं पर उसके बाद नेगेटिव होने के बाद बीमारियां चलती है। किसी को शुगर की तकलीफ हो रही है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो किसी को ब्लैक फंगस हो रहा है। तो उन्होंने निर्देशित किया है कि ये जो कोविड केयर सेंटर है हमारा, जो हम आपने देखा है इफ्का में हमने बनाया है कोविड केयर सेंटर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग देखकर भी आए हैं, बहुत ही सुंदर। मैं मानती हूँ कि ऐसा कोविड केयर सेंटर आसपास कहीं कोई जिले में नहीं दिखेगा आपको। इतना व्यवस्थित से बनाया गया हुआ कोविड केयर सेंटर है, उसमें जो रिकवरी रेट है बहुत ही उल्लेखनीय है। अभी सब ठीक होकर उसमें से जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन भी हो रहा है। तो उसमें हम कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा बनाएंगे जिसमें पोस्ट कोविड के पेशेंट्स रह सके, ताकि नेगेटिव होने के बाद भी रह सके, उनकी मॉनिटरिंग होती रहे, जो भी उनके वाइटल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होती रहे, या अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो उनका रेगुलर ट्रीटमेंट वहां होता रहे। क्योंकि हमने देखा है वो बीमार पेशेंट्स घर जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, शुगर का ध्यान नहीं रखते, हार्ट अटैक आ जाता है, कोई ना कोई चीजें कंपाउंड होती जाती हैं। तो एक तो पोस्ट कोविड केयर के लिए कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर जो बना है उसका उपयोग किया जाए। हमें हमारी तीसरी लहर के लिए, हम नहीं जानते हैं आने वाली है या नहीं आने वाली है तीसरी लहर, क्योंकि उसका हाइप बना हुआ है कि तीसरी लहर आने वाली है, अक्टूबर में आने वाली है, नवंबर में आने वाली है, दिसंबर में आने वाली है, कब आएगी हमें नहीं मालूम है। उसके लिए हमें जो तैयारी करनी है वो हमें हमारे बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड, एक रेगुलर वार्ड, और ये तैयारी प्रोग्रेस में है। सरकार की तरफ से 25 लाख अलग से बच्चों के वार्ड के लिए आए हैं, उसको ठीक करने के लिए और उसकी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए। उसके बाद पीडियाट्रिक डॉक्टर्स जो हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनको भी टाइम पे वीसी होगी और उन लोगों को भी प्रशिक्षण होगा और उनको भी तैयारी दी जा रही है, उनको भी सब प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अगर ये महामारी आती है और बच्चों को लगती है तो इसको कैसे चिन्हित किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि आज ना तो बच्चों की टेस्टिंग होती है और मालूम ही नहीं पड़ता है कि बच्चों को हुआ है, और अपने आप ही बच्चे, भगवान की दया से बच्चे ठीक हो जाते हैं। पर हम इसे चांस पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए पीडियाट्रिक डॉक्टर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि कैसे इसको चिन्हित किया जाए और इसको
कैसे संभाला जाए। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के बेड्स बढ़ाएंगे, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया, आईसीयू में बेड्स बढ़ाएंगे। यही हमारी तीसरी लहर की तैयारी होगी। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सजेशन होता है, क्योंकि हमारे मीडिया के भाई आप लोग भी जैसे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वैसे ही आप लोग भी सतत जनता की सेवा में लगे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, सही माहौल बन सके। तो आप लोगों ने भी बहुत ही एक सक्रिय भूमिका निभाई है अभी तक। आप लोगों से यही अपेक्षा है कि ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता तक पहुंच पाए आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैडम नॉन कोविड पेशेंट्स को बहुत तकलीफें झेलना पड़ी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में उन्हें मतलब कोई दूसरी बीमारी होने में, एक तो हॉस्पिटल जाने में डर कि वहाँ कोविड पेशेंट को भी जाएंगे कहीं संक्रमित ना हो जाए, और हॉस्पिटल्स में भी नॉन कोविड पेशेंट के लिए उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो उसके लिए जी, उसके लिए सरकार की तरफ से तो आप लोगों को मालूम है बीमा अस्पताल कर दिया था। वहाँ पे गायनेक वार्ड जो शिफ्ट किया था डिलीवरी वगैरह के लिए, तो वहाँ सिजेरियन सेक्शन नहीं था, वो भी बन के तैयार हो गया है। उसको वहाँ पे पहले या दूसरे ही पेशेंट, वहाँ एक महिला का ऑपरेशन हुआ, वो कोविड निकल आई, तो उसके कारण वापस से उसको सैनिटाइज करना और उसको फ्यूमिगेट करना और उसके लिए 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा था। तो वापस वो तैयार है। तो अब सिजेरियन सेक्शन भी महिलाओं के वहाँ हो पाएंगे, रेफर करके इंदौर नहीं जाएगा कोई भी। माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार तीसरी लहर की तैयारी की है, काश अगर दूसरी लहर की तैयारी की होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। मालूम नहीं था ना कि पहले नहीं, लोगों ने इसकी, वैज्ञानिकों ने घोषणा भी की, पर अब करी है और तीसरी लहर की हम कर रहे हैं तैयारी। बड़ी जो 1 लाख वाली जो योजना मुख्यमंत्री जी की है, और उसमें दिक्कत खड़ी हो रही थी, बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तो ऑफिशियली वो लोग कोविड से मौत को नहीं माना जाता जी। ऐसे में अगर टोटल देखा जाए पिछले साल से लेकर अब तक 42 केसेस को भी माना गया है कि इनकी मौत हुई है, जिसमें इस सीजन इसलिए बोल रहा हूँ 2021 में इसमें 15 या 16 ही मौतें मानी जाएंगी एक तरह से, जो कोविड से हुई। तो जो लोग पोस्ट कोविड के कारण मरे, क्या उनके लिए कुछ राहत की बात होगी? देखिए, इसमें बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभी जो निर्देश आए हैं 1 मार्च से लेके कोविड की डेथ के लिए 1 लाख रुपए का अभी ये आदेश आया है। अब इसमें और किसे जोड़ना है और क्या करना है, अब हम जनप्रतिनिधि बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और इस पॉइंट पे सभी जनप्रतिनिधि बात करना चाह रहे हैं और सब करेंगे भी, क्योंकि प्राइमरी कारण हाँ बिल्कुल मैं समझ गई, क्योंकि वो कारण तो कोविड के कारण ही है। वो तो रूल के हिसाब से इतने दिन में नेगेटिव हो जाता है पेशेंट। सही बात, ये बात करेंगे। मैडम, एक तो मौत बहुत हुई जी, मौत, हाँ है ना जी। इसके बाद शमशान घाट में लाइन लगी जी। ऐसे मौके पे बावड़िया के शमशान घाट को तोड़ना आप कहाँ तक उचित मानती है? मेरा कहना वो अवैधानिक है या आर्सेनिक स्टार्ट से मालूम था, लेकिन उस लहर में तोड़ना मैं गैर मौजूद मानता हूँ। तो उसमें मैंने बात करी नगर निगम से, कमिश्नर से बात की कि वो क्या कारण था। कारण ये था कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल शेड बना था, आपने देखा था जी। और वहां पे रेगुलर तौर पे कोई भी इक्का दुक्का रेगुलर जाके और वो कर लेते, बाकी सब तो रेगुलर स्मशान घाट में ही जाते थे। पर कोविड के समय वहां पर लोग कोविड की लाशें ले जाके जलाने लग गए थे, तो आसपास के लोगों ने कंप्लेंट की थी कि यहाँ पे कोविड की लाशें जल रही हैं और वो लोग लाके जला रहे हैं। तो उस कंप्लेंट को देखते हुए उसको हटाया गया, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी, नगर निगम संचालक नहीं कर रही थी, लकड़ी नहीं अवेलेबल कर रही थी, पानी नहीं था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो उसको टेम्पररी तौर पे उसको तोड़ा गया है। अगर उस एरिया के लिए अपने को जरूरत महसूस होती है कि वहां पे अपने को व्यवस्थित से स्मशान घाट चाहिए, तो अपन उस एरिया में जरूर सरकारी जमीन चिन्हित करके प्रॉपर स्मशान घाट बनाएंगे। ये एक बात और थी कि रास्ते के बिल्कुल बगल में था, तो जब अंतिम संस्कार होता था तो रास्ते पे आने जाने वाले लोग सब देखते थे, व्यवस्था भी नहीं थी वहां पे, और कोविड की लाशें वहां पे लाइन से आके जलने लग गई थी। ये आरोप है कि वहाँ कोविड की कोई लाश नहीं आई, उसके लिए गांव तय कर, आज भी कल ही लाश जली, मैं खुद मौजूद हूँ मेरे घर से।
यही बावड़िया में रोज चल रही है, वहाँ पे हाँ, आज भी चल रही है। कोई नई बात नहीं है। उसके लिए उसकी प्रॉपर व्यवस्था मैंने कमिश्नर को बोला है। जमीन चिन्हित कर ऐसे मौके पे जब लाशों के लिए नंबर लग रहे हैं, सिर्फ मेरा अवैधानिक कोविड सब मान्य है, लेकिन वो समय अच्छा नहीं ये कोई जानबूझ के या किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं किया है। ये व्यवस्था संचालित करने के लिए किया था कि कोविड की लाशें इधर उधर बिना जहां पर भी नगर निगम के द्वारा संचालित स्मशान घाट नहीं है वहां पे ना जले, इसके लिए किया गया। 50 साल से जल रही थी। जब मैंने मैडम से पूछा, जो अभी कोविड वाली सिचुएशन थी ना, उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ लोगों का ये आपत्ति है कि धुआं हमारे घर में आता है। सब अलग अलग कारण बता रहे हैं। अब सब अलग बता रहे होंगे। मैं आपको जो कारण बता रही हूँ वो ये है कोविड की। सिर्फ वो एबी रोड पे है जिसकी जमीन है। आज मैम नहीं, वो नगर निगम की जमीन है, नगर निगम की जमीन है। वो सार्वजनिक कर ही देना चाहिए उन्हें। वो सार्वजनिक जमीन है, नगर निगम की जमीन है। जहाँ तक मैं जानती हूँ नगर निगम की जमीन है। इसकी मैं पूरी तरह से जांच करवाती हूँ। आप लोगों ने इस बात को बोला है, इसकी मैं पूरी तरह से जांच करा के कमिश्नर से अगले दिन बोर्ड लगा दिया जमीन मालिक ने। मैं ऐसा लगा जैसे उसने खाली करवाया। मैं इसकी पूरी जांच। आपत्ति यही थी, मैडम से भी मैं बोला कि गलत समय आप 15 दिन बाद तोड़ देना इसको। मैंने बोल दिया अतुल भी, मैं इसकी पूरी जांच करा के मैं रिपोर्ट मंगवा लेती। और कोई बात? इस तरह भी आप बात कर रहे थे आनंद लेयर की बच्चों को लेकर। वर्तमान में अगर अपन जिला चिकित्सालय की बात करेंगे तो शिशु रोग विशेषज्ञ किससे आपको जानकारी है कुछ? शिशु रोग के था, शिशु रोग वहाँ पे मैंने अभी पूरी बच्चों के लिए अभी तो नहीं है मुझे लगता है, पर हम इस समय जैसा 10वां अगर कोरोना की बात करें डॉक्टर का अभाव था। हाँ, आदमी इंदौर या फिर अमलता से निर्भर था। अभी अपन खुद सोच रहे कि आनंद लेयर से अपन कैसे बचना है। अभी हमने डॉक्टर्स की मांग की है सरकार से, क्योंकि नर्सेज मांगी थी, नर्सेज 25 मिल गई, हमें डॉक्टर एक भी नहीं मिला है अभी। तो हमने शासन से मांग की है कि हम प्राइवेट डॉक्टर्स को अगर रिक्रूट कर सकें तो हम करें, पर ये भी मांग की है कि जिनको हम प्राइवेटली रिक्रूट करेंगे उन्हें फिर हम परमानेंट करने की व्यवस्था करें, क्योंकि वही डॉक्टर्स आएंगे सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए जिनको आगे के लिए वही डॉक्टर्स नहीं है। अभी हमें एक भी डॉक्टर नहीं मिला है। 25 नर्सेज जरूर मिली है, डॉक्टर नहीं मिला है। मांग की हुई है हमने। अभी 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ है, 5 साल का बच्चा जो है वो इलाज के अभाव में मर गया। पूरे अस्पताल में रात भर प्रतिदिन दौड़ता रहे, किसी ने उसको भर्ती नहीं किया। तो इस तरह के अन्य बीमारियों से भी जो बच्चे पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बन रही शहर में। तो सभी जो है कल की जो घटना, कल परसों की जो घटना हुई है उसने सभी को हिला के रखा है। उसके लिए कलेक्टर से बोल के हमने उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट जांच खुलवाई है। पूरी जांच होगी और अगर वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स या वो हॉस्पिटल दोषित पाया जाता है कि उन्होंने उस बच्चे को वापस किया है, ट्रीटमेंट नहीं किया है या मना कर दिया है किसी डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये कलेक्टर साहब पहले भी बोले, प्राइम हॉस्पिटल में एसडीएम साहब जांच करने गए, उसने कॉपरेट करने से इनकार साफ कर दिया। बिल्कुल आज भी वहाँ पे कोई सूची नहीं टांगी है प्रदेश शासन की कि इस ऑपरेशन के इतने पैसे लगते हैं। उसके ऊपर तो बहुत कड़ी कार्रवाई की थी। अभी भी आपको लगता है कि कोई सुचारू रूप से नहीं चल रहा, बिल्कुल बताएं, उस पर करेंगे कार्रवाई। अच्छा, एक सवाल ये है कि थोड़ा सा अलग जरूर है लेकिन पीड़ित लोग होता है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जब थी तो उसने संबल योजना को सस्पेंड किया या जो भी उसको संज्ञान अलग तरीके से लिया, वापस आपकी सरकार आई। इन 15 महीनों के अंदर ऐसे कई पात्र हैं जो संबल योजना के पात्र होते यदि बीजेपी के पास, आज की तारीख में वो लोग भटक रहे हैं कि हमको क्योंकि सरकार आपकी आ गई, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं वो लोग कि हमें वो संबल योजना के तहत जो लाभ हमेशा मिलता आया लोगों को, इन 15 महीनों के अंदर अगर वो पीड़ित है तो भी उनको लाभ दिया। हमारी सरकार आई है, तब से कोरोना से ही जूझ रही है अरविंद जी, है ना। जब से सरकार आई है, हम लोगों ने सरकार आते से मुख्यमंत्री ने पहली बैठक कोरोना की और आज तक कोरोना से ही जूझ रहे। अभी भी कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री की वीसी चल रही है, सब अधिकारी वहीं बैठे हुए हैं, कंटिन्यूस कोरोना से जूझ रहे हैं। ये संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत दिल के करीब वाली योजना थी। हम लोगों ने इसे बहुत ही मन से चालू किया था और आप आश्वस्त रहिए, जिनको इसके लिए पात्रता है, जो पहले जुड़े हुए थे वो जुड़े रहेंगे और जो आगे भी जुड़ सकते हैं उन्हें भी हम लोग जोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। राजा, आपने बताया 10 बेड का आईसीयू जो तैयार हो रहा है
और आपने बोला शासन से उसका पैसा गया, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? और उसके बिल्कुल। बाद कई योजनाओं में ऐसा रहता है भ्रष्टाचार की भेंट लग जाता है, तो इसके लिए क्या मॉनिटरिंग रही कि 10 बेड का व्यवस्थित ICU बन जाए, ताकि आपने कहा भगवान न करे किसी जगह आए तो बच्चे को लेके इंदौर या कहीं दौड़ना नहीं पड़े। आप और हम ध्यान रखेंगे ना। नहीं तो इसकी मॉनिटरिंग भ्रष्टाचार की, अब हम तो पता नहीं ना कितना पैसा आया, कहाँ लग रहा है, क्या बिल पे चेक नहीं करेंगे, तो इसकी अभी तो 25 लाख आए हैं और उसमें काम चालू हुआ है, और मैं पूरी तरह से लगी हुई हूँ कि ये जल्दी से जल्दी काम हो और ये बनकर तैयार हो जाए। तो पूरी कोशिश है ये जल्दी से जल्दी बने, जिला अस्पताल में बनेगा। जिला अस्पताल में बने। एक आम मुद्दा है राजे, जो आयुष्मान का आपने बताया, तो देवास के जितने भी निजी हॉस्पिटल्स हैं वो आयुष्मान को दूर मेडिक्लेम वालों तक को नहीं ले रहे हैं, एडमिशन नहीं देते, मना कर देते, कहते हैं आयुष्मान नहीं चलेगा। नहीं, जहाँ पे भी हमें शिकायत मिली है, एक दो हॉस्पिटल के नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, पर जहाँ की भी शिकायत मिली है कि आयुष्मान कार्ड को ये नहीं मान रहे हैं और इसको नहीं चला रहे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। वो जो पेशेंट है उस समय किससे गुहार लगाए, किससे बोले कि भाई मैं आयुष्मान का हूँ और मुझे ऐसा कोई नंबर जारी हो जाए कि ऐसी कोई स्थिति हो जाए? नंबर आप कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं, सबको मालूम है। CMHO हैं, कलेक्टर हैं। हम लोग तो बहुत ज्यादा पेशेंट जी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आयुष्मान का जो नियम है जी, वो एक्चुअली अगर जाते से रिसेप्शन पे कार्ड अगर कोई बदलाता है और वो नियम बदला दिए जाए कि आयुष्मान कैसे इसका जो एक तरह से जो फॉलो करना है किस तरह से करना है, तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देना होती है, तो ये बतलाते नहीं है प्राइवेट सेक्टर के, वो सीधे पैसा जमा कराने की बात करते हैं कि आपको पैसा जमा कर दो आयुष्मान कार्ड। नहीं, मेरे पास ही एक दो लोगों के फोन आए थे आप लोगों के कि किसी का पैसा जमा कराया था, हमने वापस दिलवाया पैसा। जी हाँ, अभी 2 दिन पहले फिर शिकायत आई, ये चलती रहती है निरंतर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को मालूम नहीं है। पहली चीज क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन देना होती है, जो आयुष्मान का एक नंबर होता है, तो ये अस्पताल वाले बदलाने को गरीब लोग वो नहीं जानते। कुछ हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते हैं गड़बड़ी, वो अपने संज्ञान में आए तो अपन उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। आयुष्मान की जो नियमावली है ना, वो हर अस्पताल में लगा देना। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है, इसको करते हैं। 1 2 3 4 स्टेप बिल्कुल, इसको करते हैं अपन। ये मैं कलेक्टर को मेडिकल भी काम करता है, इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वहाँ से ये लोगों को गलतफहमी है कि नहीं, ये नियमावली बना के और हॉस्पिटल में चिपका दें, ये काम करते वो हैं। बिल्कुल आयुष्मान कैसे काम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज तक किसी प्राइवेट अस्पताल या कोई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है कोरोना काल के चक्कर में? क्राइम के अगेंस्ट कितनी बड़ी कार्रवाई करी थी? अस्पताल के अगेंस्ट क्या हुई है? वो तो कर्मचारी जो है उनके खिलाफ हुई। अब हॉस्पिटल के अगेंस्ट यानी कर्मचारी और इन्हीं के अगेंस्ट होगी ना। हॉस्पिटल बंद करके क्या करेंगे तरुण भैया? नहीं, हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ, सारे बिल हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई तो हुई है, कार्रवाई हुई है, बहुत कड़क कार्रवाई हुई है। आप लोग जानते हैं क्राइम के अगेंस्ट बहुत कड़क कार्रवाई हुई है, और उसको देख के बहुत दूसरे हॉस्पिटल सुधरे हैं, दूसरों ने बहुत उसको वो किया है। मैम, ये तय बात है कि निजी अस्पतालों ने जनता को खूब लूट रहा है, इसमें भी संदेह, कोई भी संदेह। ये तो इसकी तो मैं घोर निंदा करती हूँ उन लोगों की जिन्होंने कालाबाजारी की है। जैसे में क्या आगे जाकर के फाइनेंशियल इनका ऑडिट होगा या इनकम टैक्स वाले जाकर के इनको देखेंगे कि इन्होंने कितनी कमाई की है, कितना विपरीत काल में इन लोगों ने पैसों को बनाया है, इसके लिए कोई आगे जाकर के आपकी सरकार जांच के लिए करेंगे। बिल्कुल, ये आप लोगों ने बोला है, इसको मैं मुख्यमंत्री तक बात जरूर पहुंचाऊंगी इसके ऊपर। आज हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, आज हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, पर ये खत्म होने के बाद ये छोटी छोटी चीजें शिकायतें आएंगी उनके पास। इन्हीं लोगों के कारण सरकार बदनाम हुई है, जितनी बदनामी मिली है वो सरकार को मिली है, लेकिन उसमें पैसा कमाने वाले ये लोग। मैं मानती हूँ, क्योंकि सरकार ने इतनी योजनाएं की है, इतना कुछ दिया है आम जनता के लिए, आयुष्मान बोलो, अनाज बोलिए, ऑक्सीजन बोलिए, क्या नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 दिन सोए नहीं जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी। आपसे इस विषय में मेरा यही कहना है, सभी की भावना यही है, अभी ये कोरोना काल खत्म होगा, ये सब बातें शिथिल हो जाएगी। 2-2 लाख रुपए के एक पेशेंट को बिल दिए, बिल भी वायरल हुए सबके पास, इनकी कड़ी से कड़ी जांच हो, और ये आप शासन को ये आप लोगों की बात में, क्योंकि ये तो भविष्य में फ्यूचर में फिर ये करेंगे। जैसे आयुष्मान का कार्ड दिखाया, मना कर दिया, मेडिक्लेम का कार्ड दिखाने के बाद भी पेशेंट को नहीं दिया। इसका मैं सुनने में आया है, इस पे अपन करते हैं शुरुआत देवास से हो जाए, कार्रवाई की पूरे मध्य प्रदेश में नजीर बनेगी। उसमें ये आरोप लगा कांग्रेस की तरफ से कि उसमें भाजपा के कार्यकर्ता या प्रस्तावित आगे जो वार्ड में जो टिकट रही है वो। अब देखिए, काम करे तो दिक्कत है, नहीं कर रहे तो दिक्कत है।
क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इतनी बढ़िया आइडिया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक पूरी कमेटी एक वार्ड को संभाल रही है, एक पूरी कमेटी एक गांव को संभाल रही है, एक पूरी कमेटी जिले को संभाल रही है, ब्लॉक को संभाल रही है। इतना बढ़िया काम हो रहा है। जो हमने 2 प्रतिनिधि बनाए हैं, सांसद और विधायक प्रतिनिधि बनाए हैं, और एक जो शासकीय समिति में 2 प्रतिनिधि बना के हमने दिए हैं, वो अस्थायी पात्रता पर्चियां बना रहे हैं। कल तक 3000 पात्रता पर्चियां बन चुकी थी अस्थायी वाली, और ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके कि जिन्हें भोजन की सख्त जरूरत है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिन्हें मालूम नहीं है कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इन लोगों को मदद कर रही है सरकार की योजना, इन तक पहुंचा रही है। कहाँ चुनाव की बात आ गई अभी, और कहाँ श्रेय की बात आई? इसमें तो कांग्रेसियों ने भी मदद करना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में। जब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आपके वार्ड में बैठ के काम कर रही है, आप भी जाइए, बैठिए, काम करिए, मदद कीजिए उनको, सहयोग कीजिए उनको। आज कहाँ हम लोग राजनीतिक श्रेय की बात करने लग गए हैं और अभी से तैयारी करने लग गए हैं कि महापौर का टिकट चाहिए या विधायक का टिकट चाहिए या सांसद का टिकट चाहिए। मैं मानती हूँ इस चीज से उठना चाहिए, परे होकर जन सेवा करिए। जो चीज हम डॉक्टरों पे और जो दूसरे भ्रष्ट लोगों पे और इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है कि हम बाहर निकलकर और नकारात्मक इस माहौल को खत्म करें? कोई अच्छा काम हो रहा है। जिला अस्पताल में बेड भी खाली हो गई जी, लेकिन अभी सीजर ऑपरेशन मतलब प्रसूति के लिए जो महिलाएं जा रही है उनसे नहीं हो रहा। एक प्रकरण आपके वजह आया, आपने 5000 उसके बाद चालू करवा दिया मैंने। अच्छा, होगा क्या? उसके बाद मैंने अभी वही बोला, बीमा अस्पताल को दम नहीं एमजी में अपन नहीं चालू कर रहे हैं, उसको केवल कोविड हॉस्पिटल बना के। कारण क्या है कि 30,000 रुपए लगता है, 30 से 35,000। वो महिलाएं अगर बीमा में चली जाएंगी तो वहाँ प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर बना दिए। वो जो एक महिला आई थी ना, उसको मैंने स्वेच्छा निधि से मैंने पैसे 2 चेक दिलवा दिए थे। 30,000 में, लेकिन अभी हमारे धीरज सेन पत्रकार है, उसकी ही नहीं, पर अब है ना, आप बता सकते हो कि बीमा अस्पताल में बीमा अस्पताल होके आया हो, लेकिन बोले भैया वहाँ तो नहीं, अभी 2-3 दिन पहले चालू हुआ है ऑपरेशन थिएटर। वो बंद हो गया था क्योंकि वहाँ पे एक प्रस्तुत महिला का कोविड निकली, तो वो 2 दिन के लिए ऑपरेशन थिएटर बंद करना पड़ा, उनको सैनिटाइज करना पड़ा, पूरी फॉगिंग वगैरह करा वो सब, तो अब वापस चालू हो गया। मैंने कल ही उसकी जानकारी ली। लेकिन ये ऐसे में आप कुछ बात देखते हैं, ये वीडियो वार चल रहा है राजनीति में। एक जो है महामंत्री आपके खिलाफ वीडियो जारी करते हैं, फिर आपके समर्थक वीडियो जारी करते हैं, फिर उनके समर्थक। मैंने सारे समर्थकों को बोल दिया कि कोई भी वीडियो जारी नहीं करेगा और इस तरह की बहस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसी जी अस्पतालों की शिकायत अपनी जगह है, और कुछ इस तरह के नेता नजदीकी सज गई है। जैसे कोई डॉक्टर मेहनत कर रहा है काफी, उसके यहाँ काफी भीड़ है, 50 लोग खड़े हैं, गलत बात है, और अचानक कुछ इस तरह की दादागिरी उसके ऊपर शुरू हो जाती है, ऐसा प्रेशर हो जाता है कि वो डिप्रेशन में 6-8 दिन घर बैठ जाते हैं। कौन डॉक्टर? जी, 6-8 दिन। अब वो मरीज भटकते रहे और उसने दूसरे डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। एक डॉक्टर के 50 थे तो उसके 100-150 लोग पहुंच गए। नहीं, मैं मानती हूँ कि जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल से बाहर रहकर भी सेवा दे रहे हैं, हाँ, उनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल की भीड़ कम कर। पहले भेजने की ताकत ये इतनी ज्यादा हुई है दुनिया में, और ये विवाद की बात नहीं है। लेकिन किसी का व्यक्तिगत कुछ हो तो मुझे बता देना, अपन बात कर लेंगे। डॉक्टर से बात करेंगे तो पता चलेगा कैसा प्रेशर होगा। वर्तमान में बिजली के बिलों के मैसेज और रोज चल रहा है। देखिए, जो बिजली के बिल यूज नहीं किया गया है, अगर आपकी दुकान चालू नहीं है तो आपको बिजली का बिल नहीं आएगा तो उसे हम माफ करवाएंगे। ये बिजली का बिल वसूल नहीं होगा। देखिए, वो रेगुलर रूटीन में बिल बन रहे होंगे, सरकारी दफ्तर भी बंद है, वहां पर भी आधे से ज्यादा लोग संक्रमित होने के कारण सरकारी ऑफिसेज सब ठप पड़े हुए हैं। तो अगर ये ऑटोमेटिक जनरेटेड बिल जा रहे हैं किसी को, आप रखे रहिए इसको, बस ये उसके बाद अपन इसका निराकरण करेंगे, बिल्कुल होगा। अगर आपने यूज ही नहीं किया तो क्यों भरेंगे आप? हम भरने थोड़ी देंगे आपको। जो बिल आए इस बार एवरेज आए, कोई रीडिंग नहीं लिखी है, क्योंकि वो एवरेज बिल भी काफी ज्यादा आए हैं। तो उसको हम देखेंगे ना, हम लोग बैठे हैं इसके लिए।
अगर आपने बिजली इस्तेमाल नहीं की है तो आप बिल नहीं भरेंगे, ये हम देखेंगे। अरे जो अच्छा सवाल किया जी, हाँ, बताइए। आपकी बात अधूरी रही थी, आपने जो जवाब था बड़ा अच्छा जवाब दे रही थी आप, इन वजह तो उसको आप पूरा करें। बताएं क्या बोल रहे थे आप? इनका ये कहना था कि पहले प्रदेश महामंत्री ने आपका आरोप लगाया, फिर आपको उस समर्थकों ने उसका जवाब दिया, और आप उसका जवाब देने शुरू हो तो फिर बीच में तो आप उसका विस्तार नहीं, मैं बहुत कम ग्रुप्स में हूँ, पर जिनमें भी हूँ उनको भी बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत नकारात्मक बातें ही चलती हैं मोस्ट ग्रुप्स में। ये जो बात चली है, ये कोई जनता के हित में, इसमें 1% की भी बात नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न उत्तर में या किसी को नीचे गिरा के 2 कदम ऊपर चढ़ने में जनता की एक की भी जान बच रही हो, भलाई हो रही हो, तो मैं रोज जवाब देने बैठ जाऊंगी। मेरे काम मेरा जवाब है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने बोला था 1 महीने के भीतर लग जाएगा, 1 महीने के अंदर लग गया है। 24 तारीख को इसका वर्क ऑर्डर गया था, 20 तारीख को वो प्लांट यहाँ आ गया था। 5 दिन तो उसको ट्रांसपोर्ट में लग गए, नहीं तो 15 तारीख को ही आ जाता वो। तो 1 महीने के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर वो रेडी था, डिस्पैच था। पीछे पड़ के अभी बहुत सारे जिले हैं जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, किसी एक को नहीं मिला। देवास उसको अपना ऑक्सीजन प्लांट उठाकर ले आया है। हम लोगों की तत्परता, पीछे पड़ने के कारण देवास को इतनी जल्दी ऑक्सीजन प्लांट मिला है। ये दुनिया देख रही है, देवास देख रही है। मेरा काम सबको दिख रहा है। अब मैं रोज बैठ के इन लोगों के जवाब दूं या मैं अपना काम करूं? हर फील्ड में काम हो चुके हैं। अभी हमने आपको वो दिया, ऑक्सीजन बेड्स हमने अवेलेबल करवा दिए। मुश्किल से 15 दिन की ऐसी विकट परिस्थिति हुई थी देवास में, जहां बहुत दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन बेड्स कम हो गए थे, एकदम बीमार पेशेंट्स हुए थे। 15 दिन के अंदर हम लोगों ने देवास को संभाला है, स्थिर किया है, और अब नीचे की तरफ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वीसी में देवास के प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों की तारीफ की है। बोला है कि देवास ने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभाला है। सामाजिक संस्थाओं को क्या कहिए, जो एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रशासन उसको किस तरीके से देखता है, जो समाज में लोग, क्योंकि महामारी से निपटना नहीं, देखिए किसी एक की काम नहीं है। महामारी से निपटना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अच्छा नेतृत्व चाहिए उसमें, और सभी की सहभागिता चाहिए। सभी का सहभागिता चाहिए और अच्छा नेतृत्व। हमें अच्छा नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी में मिला, और सहभागिता देवास की जनता में मिली। 1-2 लोगों को अभी जैसे एहतेशाम भाई ने पूछा, ऐसे माहौल बिगाड़ने वाली घटनाएं होती रहती हैं, उससे उठकर हम आगे चले। 20 लाख दिए जी, ये सौदा तो वो कब तक लगेगा? क्या उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। उसका ऑर्डर प्लेस हो गया, उसको आने में टाइम लगेगा, 2-3 महीने तो लगेगा। 2-3 महीने लगेगा। 1 तारीख से क्या प्लानिंग की है? अनलॉक होगा, फिर एक खतरा पैदा होगा कि 1 तारीख के बाद की प्लानिंग अभी नहीं की है। हम अभी 30 तारीख तक का बोला है। 30 तारीख को देखेंगे कि 30 तारीख को क्या सिचुएशन है। देवास की बेहतरी को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे। ये जो वीडियो वार हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है, उधर से हुआ फिर आपके इधर से काउंटर हो रहा है आपके लोगों को। जवाब दिया है, देंगे ना, तो चुप क्यों बैठेंगे कोई? नहीं, लेकिन आपने बोला मैंने मना कर दिया सबको। अब मैंने जितनों को बोला सबको बोल दिया है कि इसमें नहीं पड़ना। फरमान जारी हुआ तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसके बाद भी एक वीडियो आया, दिया किसी ने जवाब उसका? नहीं दिया किसी ने। ये हमें किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देना है कि मेरे कामों पे या मेरे एक्टिव होने या ना होने को प्लेटफॉर्म बना के दूसरे लोग चढ़े और अपने टिकट की दावेदारी करें। ये प्लेटफॉर्म मैं नहीं दूंगी।